नमस्कार दोस्तों, प्रस्तुत है करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज एपिसोड नंबर 8। पहला प्रश्न है, वैश्विक वन संसाधन आकलन GFRA 2025 के अनुसार विश्व स्तर पर सबसे बड़ा वन क्षेत्र किस देश में है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, रूस। खाद्य एवं कृषि संगठन FAO की GFRA 2025 रिपोर्ट के अनुसार रूस 832.6 मिलियन हेक्टेयर वन क्षेत्र के साथ विश्व में शीर्ष पर है। इसके बाद ब्राजील का स्थान आता है और तीसरे स्थान पर है कनाडा। भारत 72.7 मिलियन हेक्टेयर वन क्षेत्र के साथ 9वें स्थान पर है। GFRA 2025 के अनुसार वार्षिक वन क्षेत्र वृद्धि के मामले में भारत की वैश्विक रैंकिंग क्या है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, तीसरे स्थान पर है भारत। चीन प्रतिवर्ष 16.9 लाख हेक्टेयर शुद्ध वन क्षेत्र वृद्धि के साथ विश्व में शीर्ष पर है। इसके बाद सेकंड पोजीशन है रूस का और तीसरे स्थान पर है भारत 1.91 लाख हेक्टेयर शुद्ध वन क्षेत्र वृद्धि के साथ। पिछले 10 वर्षों में ये हुआ है, 2015 से लेकर के 2025 तक में। यह रैंकिंग वनीकरण और प्राकृतिक विस्तार से होने वाले शुद्ध लाभ में से वनों की कटाई से हुए नुकसान को घटाकर प्राप्त की गई है। एशिया 1990 के बाद से शुद्ध वन वृद्धि दर्ज करने वाला एकमात्र क्षेत्र है, जबकि तुर्की और ऑस्ट्रेलिया भी शीर्ष 5 देशों में शामिल है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शौर्य वन का उद्घाटन किस शहर में किया? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, जैसलमेर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जैसलमेर राजस्थान में शौर्य वन का उद्घाटन किया, जो थार मरुस्थल के बीच एक कैक्टस सह वनस्पति उद्यान के रूप में विकसित किया गया है। यह भारतीय सेना की पहल सैनिकों के शौर्य, बलिदान और पर्यावरण संरक्षण को एक साथ प्रतीकात्मक रूप से जोड़ती है। दारोजी स्लॉथ भालू अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक। यह भालू अभयारण्य जो कर्नाटक के बल्लारी जिले में स्थित है, हाल ही में चर्चा में रहा क्योंकि पक्षी प्रेमियों ने पहली बार यहाँ भारतीय स्कॉल्प्स उल्लू को देखा। यह छोटा वनवासी उल्लू भारत, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका और ईरान जैसे देशों में पाया जाता है और आमतौर पर जंगलों, झाड़ियों और कृषि क्षेत्रों में निवास करता है। फीडे विश्व कप 2025 का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, गोवा। यह 31 अक्टूबर को शुरू होकर के 27 नवंबर तक चलेगा। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने इस विश्व कप के लोगो और एंथम का अनावरण किया। यह प्रतिष्ठित टूर्नामेंट 23 वर्षों के बाद भारत लौट रहा है, जिसमें 82 देशों के 206 खिलाड़ी भाग लेंगे और $2 मिलियन का पुरस्कार रखा गया है। एंथम का नाम है इट्स योर मूव, जिसमें दलेर मेहदी की आवाज़ और प्रधानमंत्री का वीडियो संदेश शामिल है। जबकि लोगो जो है, ये देखिए, गोवा की संस्कृति और उत्सव भावना को दर्शाता है। तटीय आकर्षण और सूर्योदय का प्रतीक है। जम्मू कश्मीर में प्रथम गुलदाउदी उद्यान का उद्घाटन कहाँ किया गया? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, श्रीनगर। बाग ए गुल ए दाऊद, जो श्रीनगर के डल झील और जबरवान पर्वत के बीच ट्यूलिप उद्यान के निकट चश्मा शाही स्थित नेहरू मेमोरियल बॉटनिकल गार्डन में है, का उद्घाटन 25 अक्टूबर को मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने किया। इसमें 30 लाख से अधिक फूल हैं और इसे शरद ऋतु पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बनाया गया है और यह 5 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला है। क्या आप 72वीं BPSC प्रीलिम्स एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और करंट अफेयर्स चाहते हैं, बिहार का भी और साथ साथ नेशनल और इंटरनेशनल का भी? तो ये आपको मिलेगा करंट अफेयर्स PDF कोर्स में एम्पियन अकेडमी ऐप पर। साथ ही इस ऐप पर आपको अन्य कोर्सेज भी मिल जाएंगे। ये सभी कोर्स हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में अलग अलग उपलब्ध है। एम्पियन अकेडमी ऐप का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिंड कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, वहां पर क्लिक कीजिए और कोर्सेज से जुड़िए। गृह मंत्रालय द्वारा घोषित ब्रेन ड्रेन रिवर्सल योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, अमेरिका में स्टेम क्षेत्र के भारतीय शोधकर्ताओं को वापस लाना। 25 अक्टूबर को भारत सरकार ने एक नई योजना शुरू की, जिसका उद्देश्य अमेरिका में स्टेम यानी S से हो गया साइंस, T से टेक्नोलॉजी, E से इंजीनियरिंग और M से मैथमेटिक्स
क्षेत्र के भारतीय मूल के वैज्ञानिकों को भारत लौटने के लिए प्रोत्साहित करना है। यह पहल ब्रांड को उलटने और आत्मनिर्भर भारत को सशक्त करने की दिशा में है। इसमें अनुदान, कर छूट और अत्याधुनिक अनुसंधान सुविधाओं का प्रावधान किया गया है। अभ्यास ओशन स्काई 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, गैंडो एयर बेस पर। स्पेनिश वायुसेना ने 20 से लेकर 31 अक्टूबर तक कैनरी द्वीप के गैंडो एयर बेस पर अभ्यास ओशन स्काई आयोजित की, जिसकी शुरुआत 2000 के दशक में वायु से वायु युद्ध प्रशिक्षण हेतु हुई थी। प्रारंभ में यह केवल स्पेन की आंतरिक इकाइयों तक सीमित था, लेकिन 2021 से ग्रीस, पुर्तगाल, तुर्की और अमेरिका जैसे नाटो देशों को शामिल किया गया। अभ्यास ओशन स्काई में भाग लेने वाला पहला गैर नाटो देश कौन बना है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, अपना प्यारा देश भारत। स्पेन के गैंडो एयर बेस ग्रेस कनारिया पर आयोजित अभ्यास ओशन स्काई 2025 में भारत, स्पेन, जर्मनी, पुर्तगाल, ग्रीस और यूएसए ने भाग लिया। यह भारत के लिए ऐतिहासिक था, क्योंकि भारतीय वायुसेना इस स्पेनिश वायुसेना द्वारा आयोजित बहुराष्ट्रीय वायु युद्ध अभ्यास में भाग लेने वाला पहला गैर नाटो देश बनी। इंडियन एयरफोर्स ने 4 सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमानों और 96 सदस्यीय दल के साथ भाग लिया। यह अभ्यास इंडियन एयरफोर्स के आधुनिकीकरण को रेखांकित करता है, जिसमें अगस्त 2025 में 16 C-295 विमानों का समावेश किया गया था। आइसलैंड में मच्छरों की उपस्थिति के बाद अब पृथ्वी पर कौन सा क्षेत्र मच्छर मुक्त माना जाता है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। अब केवल अंटार्कटिका ही ऐसा जगह है जहां पर मच्छर नहीं है, बाकी हर जगह पहुंच गया है। अक्टूबर 2025 में कजोस क्षेत्र में कुलीसेटा एनुलाटा प्रजाति के 3 मच्छरों की पुष्टि हुई, जो आइसलैंड में पहली बार मच्छरों की उपस्थिति दर्शाती है। यह खोज ब्योर्न वाल्स्टन द्वारा 16 अक्टूबर को की गई, जिन्होंने इसे इंसेक्ट्स इन आइसलैंड समूह में साझा किया। ग्लोबल वार्मिंग के कारण आइसलैंड अब उत्तरी गोलार्ध से 4 गुना तेजी से गर्म हो रहा है, जिससे मच्छरों के जीवित रहने और प्रजनन के लिए अनुकूल परिस्थितियां बन रही है। आइसलैंड, जिसे लैंड ऑफ फायर एंड आइस कहा जाता है, की राजधानी रिक्वेजेविक विश्व की सबसे उत्तरी राजधानी है। 24 अक्टूबर 2025 को जारी 200 रुपये के सिक्के पर किस ब्रिटिश नीति का उल्लेख है, जिसके विरुद्ध रानी चेन्नम्मा ने विद्रोह किया? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, व्यपगत सिद्धांत यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। भारत सरकार ने कित्तूर की रानी चेन्नम्मा की 1824 की ऐतिहासिक विजय के 200 वर्ष पूरा होने पर 200 रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया, जो इनके साहस और ब्रिटिश शासन के खिलाफ नेतृत्व का प्रतीक है। रानी चेन्नम्मा का जन्म कागती, बेलगावी, कर्नाटक में 1778 ईस्वी को 23 अक्टूबर के दिन हुआ था और इन्होंने कित्तूर के राजा मल्ल सर्जा से विवाह किया था। कित्तूर विद्रोह, जो कि 1824 में हुआ था, के दौरान इन्होंने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के विरोध में ब्रिटिशों के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष का नेतृत्व किया और अधिकारी जॉन थैकेरी को पहली लड़ाई में पराजित किया। बाद में इन्हें बैलहोंगल किले में कैद किया गया था, जहां 1829 में इनका निधन हुआ। ये भारत की पहली स्वतंत्रता सेनानियों में से एक थी। पीएम मत्स्य संपदा योजना के तहत डीप सी फिशिंग वेसल्स का उद्घाटन कहाँ किया गया? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, मुंबई। 27 अक्टूबर को केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने मुंबई के मझगांव डॉक में इंडिया मैरीटाइम वीक 2025 के दौरान प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत 2 आधुनिक डीप सी फिशिंग वेसल्स का उद्घाटन किया। यह सहकारी आधारित मॉडल पर आधारित पहल है, जो मछुआरों को टूना जैसी उच्च मूल्य वाली मछलियों के लिए गहरे समुद्र तक पहुंच प्रदान करेगी। अगले 5 वर्षों में 200 ऐसी वेसल्स देश भर में विकसित की जाएगी। आयरलैंड की 10वीं राष्ट्रपति कौन बनी है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, कैथरीन कॉनोली। कैथरीन ने 25 अक्टूबर को हुए आयरलैंड के राष्ट्रपति चुनाव में 63.4% वोट के साथ जीत दर्ज की। इन्हें सीन फेन, सोशल डेमोक्रेट्स और लेबर पार्टी का समर्थन प्राप्त था। 68 वर्षीय कॉनोली 11 नवंबर को
माइकल डी हिगिंस के स्थान पर पदभार ग्रहण करेंगी, जो देश की राजनीति में एक वामपंथी परिवर्तन का संकेत है। 22वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन किस आसियान शिखर सम्मेलन का हिस्सा था? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 47वें। 22वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन 26 अक्टूबर को कुआलालंपुर मलेशिया में आयोजित हुआ, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल रूप से भाग लिया। इन्होंने कहा कि 21वीं सदी भारत और आसियान की है और आपदा प्रबंधन, ब्लू इकोनॉमी, समुद्री सुरक्षा व सतत पर्यटन में सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया। यह पीएम मोदी की 12वीं भागीदारी थी, जबकि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 27 अक्टूबर को ईस्ट एशिया समिट में भारत का प्रतिनिधित्व किया। आसियान समिट 2025 में किस देश को 11वें सदस्य के रूप में शामिल किया गया? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, पूर्वी तिमोर। 47वां आसियान यानी एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस शिखर सम्मेलन 26 और 27 अक्टूबर को कुआलालंपुर मलेशिया में आयोजित हुआ, जिसकी अध्यक्षता मलेशिया ने की। इसमें पूर्वी तिमोर, यहाँ है देखिए मैप में, इंडोनेशिया और पपुआ न्यू गिनी के बीच में नीचे, जिसे तिमोर लेस्ते भी कहते हैं, को 11वें सदस्य के रूप में शामिल किया गया और दक्षिण चीन सागर व म्यांमार संकट पर चर्चा हुई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 4 देशों से व्यापारिक समझौते किए, जबकि चीनी प्रीमियर ली कियांग ने मुक्त व्यापार के समर्थन की बात कही। 47वें आसियान शिखर सम्मेलन 2025 का थीम क्या था? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, समावेशीपन और स्थिरता, इंक्लूसिविटी एंड सस्टेनेबिलिटी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता में थाईलैंड और कंबोडिया ने जुलाई 2025 से जारी संघर्ष के बीच सीज फायर समझौते पर हस्ताक्षर किए। इसके साथ आसियान ट्रेड इन गुड्स एग्रीमेंट अटीजा के दूसरे प्रोटोकॉल का हैंडओवर हुआ और म्यांमार के 5 पॉइंट कंसेंसस की समीक्षा कर विस्तारित सीज फायर का आह्वान किया गया। महाराष्ट्र के औरंगाबाद रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या रखा गया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, छत्रपति संभाजीनगर रेलवे स्टेशन। दक्षिण मध्य रेलवे ने 25 अक्टूबर को घोषणा की कि औरंगाबाद रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर छत्रपति संभाजी रेलवे स्टेशन, शॉर्ट में CPSN जो स्टेशन का कोड होगा, कर दिया गया है। यह बदलाव शहर के साथ परिवर्तन जून 2022 के 3 वर्ष बाद और 15 अक्टूबर 2025 की गजट अधिसूचना के पश्चात हुआ। यह कदम मराठा विरासत को सम्मान देने के उद्देश्य से उठाया गया, जबकि यह स्टेशन नांदेड़ मंडल के अंतर्गत आता है और 1900 में निजाम मीर उस्मान अली खान के शासन में स्थापित हुआ था। एम्पियन एकेडमी का टेलीग्राम पेज अवश्य ज्वाइन करें। सर्च कीजिए एम्पियन एकेडमी, इस प्रकार से लोगो दिखेगा, ज्वाइन कर लीजिए। क्या क्या मिलेगा आपको वहाँ पर? बीपीएससी परीक्षा से संबंधित अपडेटेड न्यूज आपको मिलेगी। बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम का स्पेशल डेली क्विज आयोजित किया जाता है सुबह और शाम, वो आपको मिलेगा। टेस्ट सीरीज जो ऐप पोर्टल पर है उसका शेड्यूल मिलेगा और एम्पियन एकेडमी ऐप कोर्सेस और यूट्यूब वीडियो के अपडेट्स भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, तो इस पेज को अवश्य ही ज्वाइन कीजिए। वार्षिक त्रिसेवा युद्ध अभ्यास, वार्षिक त्रिसेवा युद्ध अभ्यास त्रिशूल 2025 किस क्षेत्र में केंद्रित है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, पश्चिमी सीमा। भारत ने 30 अक्टूबर से 10 नवंबर तक पश्चिमी सीमा पर त्रिशूल 2025 त्रिसेवा अभ्यास शुरू किया, जिसमें थल सेना, नौसेना और वायुसेना शामिल था। यह अभ्यास सर क्रीक क्षेत्र, गुजरात के कच्छरन और पाकिस्तान के सिंध के बीच 96 किलोमीटर लंबा मुहाना है में केंद्रित है, जहां पाकिस्तान ने सैन्य गतिविधि बढ़ाई। 20,000 से अधिक सैनिकों, टैंकों, राफेल, सुखोई 30 MKI फ्रिगेट्स और मिसाइल सिस्टम्स की भागीदारी के साथ यह अभ्यास मल्टी डोमेन युद्ध, एम्फीबियन ऑपरेशन और रक्षात्मक रणनीतियों पर केंद्रित था। किस प्रोफेसर ने क्वांटम इकोज नामक एल्गोरिदम का उपयोग करके अब तक का पहला वेरिफिएबल क्वांटम एडवांटेज हासिल किया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, विलो। गूगल क्वांटम AI ने अपने 105 क्यूबिट सुपर कंडक्टिंग क्वांटम प्रोसेसर विलो के माध्यम से विश्व का पहला वेरिफिएबल क्वांटम एडवांटेज हासिल किया। इसने क्वांटम इकोज एल्गोरिदम चलाकर आउट ऑफ द टाइम ऑर्डर
कोरिलेटर मापक को सिर्फ 2 घंटे में पूरा किया, जो सुपर कंप्यूटर से 13,000 गुना तेज है। विलो का परिणाम स्वतंत्र रूप से सत्यापित किया जा सकता है, जिससे यह 2019 के साइकमोर दावे के विपरीत एक प्रमाणित यानी वेरिफिएबल क्वांटम श्रेष्ठता का उदाहरण बन गया है। राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2025 में विज्ञान रत्न पुरस्कार किसे मरणोपरांत प्रदान किया गया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, प्रोफेसर जयंत विष्णु नार्लिकर। भारत सरकार ने 26 अक्टूबर को राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल के माध्यम से राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2025 के विजेताओं की घोषणा की। प्रसिद्ध खगोल भौतिकी विज्ञानी प्रोफेसर जयंत विष्णु नार्लिकर को मरणोपरांत विज्ञान रत्न पुरस्कार मिला, जो हॉयल नार्लिकर सिद्धांत और अस्थिर अवस्था ब्रह्मांड मॉडल के लिए प्रसिद्ध है। यह पुरस्कार विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा स्थापित है और 13 क्षेत्रों में 4 श्रेणियों विज्ञान रत्न, विज्ञान श्री, विज्ञान युवा शांति स्वरूप भटनागर और विज्ञान टीम में प्रदान किया जाता है। किस कंपनी के AI मॉडल C2S स्केल 27B ने कैंसर कोशिका की प्रकृति पर एक नई प्रयोगशाला पुष्टिकृत परिकल्पना प्रस्तुत की है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, गूगल। गूगल डीप माइंड ने C2S स्केल 27B मॉडल, इसका फुल फॉर्म है सेल टू सेंटेंस स्केल 27B, विकसित किया, जो गेमा 2 आर्किटेक्चर पर आधारित है और 27 बिलियन पैरामीटर वाला एक उन्नत जैव AI मॉडल है। इसने कैंसर कोशिकाओं में इम्यून सिस्टम इंटरैक्शन पर एक नई परिकल्पना उत्पन्न की, जिसे येल यूनिवर्सिटी में जीवित कोशिकाओं पर सफलतापूर्वक सत्यापित किया गया। गूगल CEO सुंदर पिचाई ने इसे AI इन साइंस का एक रोमांचक माइलस्टोन बताया, क्योंकि यह sRNA सीक्वेंस डेटा को कोशिका वाक्यों में अनुवाद कर जैविक कार्यों को समझने की नई दिशा खोलता है। चक्रवाती तूफान मोन्था का नाम किस देश ने रखा था? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, थाईलैंड। इस तूफान ने 28 अक्टूबर को आंध्र प्रदेश के काकीनाडा के पास लैंडफॉल किया, जिसकी गति थी 90 से लेकर 110 किलोमीटर प्रति घंटा। यह तूफान पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दाब क्षेत्र से विकसित होकर गंभीर चक्रवाती तूफान बना। 8वें केंद्रीय वेतन आयोग की अध्यक्षता किसे सौंपी गई है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, रंजना प्रकाश देसाई। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 8वें केंद्रीय वेतन आयोग यानी 8th पे कमीशन के विचारार्थ विषय को मंजूरी दे दी, जिसकी अध्यक्षता न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई करेंगी। आयोग 18 महीनों में रिपोर्ट देगा, जिसकी सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू होने की संभावना है। यह आयोग 49 लाख कर्मचारियों और 65 लाख पेंशन भोगियों के वेतन भत्तों और पेंशन की समीक्षा करेगा, जिससे उपभोग और आर्थिक विकास को प्रोत्साहन मिलेगा। पिछला 7वां वेतन आयोग न्यायमूर्ति अशोक कुमार माथुर की अध्यक्षता में 23.55% वृद्धि की सिफारिश कर चुका था। भारत ने किस देश में स्थित आयनी एयरबेस पर अपना संचालन आधिकारिक रूप से बंद कर दिया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, तजिकिस्तान। भारत ने तजिकिस्तान के आयनी एयरबेस पर अपना संचालन औपचारिक रूप से समाप्त कर दिया, जो मध्य एशिया में भारत का एक प्रमुख रणनीतिक ठिकाना था। यह सहयोग 2022 में सैन्य तैनाती समझौते की अवधि समाप्त होने के बाद खत्म हुआ, जबकि अफगानिस्तान में तालिबान के सत्ता में आने से इसका सामरिक महत्व घट गया। आयनी बेस, जो दुशांबे से 10 किलोमीटर पश्चिम स्थित है, पहले उत्तरी गठबंधन को रसद और हवाई समर्थन देने हेतु उपयोग किया गया था। भारत ने इसे फरखोर बेस, जो कि 1998 से शुरू होकर 2008 तक चला था, के बाद विकसित किया और 2021 के निकासी अभियान में इसका अंतिम बार प्रयोग हुआ। द्रौपदी मुर्मू किस एयरबेस से राफेल लड़ाकू विमान में उड़ान भरने वाली भारत की पहली राष्ट्रपति बन गई हैं? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, अंबाला। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 29 अक्टूबर को अंबाला वायु स्टेशन से राफेल विमान में 30 मिनट की ऐतिहासिक उड़ान भरी, जिसे ग्रुप कैप्टन अमित गेहनी ने संचालित किया और वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल AP सिंह एक अन्य राफेल में साथ उड़े। यह उड़ान नंबर 17 स्क्वाड्रन, जो कि गोल्डन एरोज के नाम से जाना जाता है, के विमान से हुई, जो ऑपरेशन सिंदूर में भी सक्रिय था।
इससे राष्ट्रपति मुर्मू भारत की पहली राष्ट्रपति बनी जिन्होंने 2 अलग अलग लड़ाकू विमानों सुखोई और राफेल में उड़ान भरी। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL और यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन के बीच SJ-100 विमान निर्माण के लिए MOU कहाँ हस्ताक्षरित हुआ? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, मॉस्को में। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने रूस की यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन के साथ SJ-100 सिविल पैसेंजर विमान के भारत में निर्माण हेतु 27 अक्टूबर को मॉस्को में MOU पर हस्ताक्षर किया। यह भारत में पहली बार किसी पूर्ण यात्री विमान के स्वदेशी निर्माण की दिशा में ऐतिहासिक कदम है। SJ-100 जिसे पहले सुखोई सुपरजेट 100 कहा जाता था, एक ट्विन इंजन नैरो बॉडी जेट है जो 103 यात्रियों को 3530 किलोमीटर तक ले जा सकता है। प्रीति स्मिता भोई ने एशियन यूथ गेम्स 2025 में किस स्पर्धा में नया विश्व युवा रिकॉर्ड बनाया? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, क्लीन एंड जर्क। एशियन यूथ गेम्स 2025 जो कि 25 से 31 अक्टूबर तक मनामा बहरीन में आयोजित हुआ, जहां ओडिशा की 16 वर्षीय प्रीति स्मिता भोई ने लड़कियों के 44 किलोग्राम भार वर्ग में क्लीन एंड जर्क में 92 kg वजन उठाकर नया विश्व युवा रिकॉर्ड बनाया। इन्होंने कुल 158 किलोग्राम वजन उठाकर स्वर्ण पदक जीता। 92 तो क्लीन एंड जर्क में हुआ और 66 स्नैच में, जो भारत का एशियन यूथ गेम्स 2025 का पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक बना। भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, जस्टिस सूर्यकांत। केंद्रीय विधि मंत्रालय ने 30 अक्टूबर को अधिसूचना जारी कर न्यायमूर्ति सूर्यकांत को भारत का 53वां मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया। इनका कार्यकाल 1 नवंबर 2025 से शुरू हुआ और 9 मई 2027 तक ये रहेंगे अपने पद पर। यह नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 124(2) के तहत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की स्वीकृति से हुई। ये न्यायमूर्ति BR गवई के उत्तराधिकारी बने जो 31 अक्टूबर को सेवानिवृत्त हो गए इसी साल। न्यायमूर्ति सूर्यकांत का संबंध हरियाणा के हिसार जिले से है। 2025 एशियन यूथ गेम्स में कबड्डी में डबल गोल्ड जीतने वाला देश कौन सा है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, भारत। भारत ने 2025 एशियन यूथ गेम्स में शानदार प्रदर्शन करके कबड्डी में डबल गोल्ड जीता, जहां अंडर 18 लड़कों और लड़कियों दोनों टीमों ने ईरान को फाइनल में हराया। लड़कियों की टीम ने 75-21 और लड़कों ने 35-32 से जीत हासिल की। दोनों पूरे टूर्नामेंट में अजेय रही। भारत ने कुल 48 पदक जीते, 13 स्वर्ण, 18 रजत और 17 कांस्य, और छठा स्थान प्राप्त किया मेडल टैली में। जबकि चीन 147 पदकों जिसमें 63 स्वर्ण पदक था के साथ शीर्ष पर रहा। दोस्तों, जैसा कि बताया गया है, इस वीडियो लेक्चर का PDF आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में अलग अलग फुल डिस्क्रिप्शन के साथ एम्पियन एकेडमी ऐप पर प्राप्त होगा। दोस्तों, आप इन PDF के सहारे इस वीडियो लेक्चर को लगभग 5 मिनट में अच्छे से रिवाइज कर पाएंगे, जिससे आपका बहुत सारा समय बचेगा, जिससे आप स्टैटिक पोर्शन पर खर्च कर सकते हैं और अपने टाइम को बेटर मैनेज कर सकते हैं। एम्पियन एकेडमी ऐप का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन्ड कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। चलिए अंतिम प्रश्न को हल करते हैं। ग्लोबल फायर पावर GFP इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, चौथा। भारत ने इस रिपोर्ट में 0.1184 के पावर इंडेक्स के साथ चौथा स्थान हासिल किया, जिससे यह लगातार 10वें वर्ष टॉप 5 में बना रहा। पिछले साल भी चौथे स्थान पर ही था। रिपोर्ट ने 1.45 मिलियन सक्रिय कर्मियों और 81 बिलियन $US रक्षा बजट की सराहना की, जबकि तेजस MK1 अरिहंत क्लास सबमरीन और ब्रह्मोस अपग्रेड्स को आत्मनिर्भर भारत का प्रतीक बताया। इस रैंकिंग ने इस वर्ष नेवी फ्लीट स्ट्रेंथ बाय टोटल टनेज पैरामीटर जोड़ा, जिसमें अमेरिका, रूस और चीन शीर्ष स्थानों पर रहे। दोस्तों, इसी के साथ करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज के इस संस्करण को समाप्त करने की आपसे इजाजत चाहूँगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम प्रिपरेशन।